और मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का 57.2% इसी एरिया में रहता है। ये सब होता है एक एक्ट के तहत जिसको कहा जाता है लैंड रिफॉर्म एक्ट। मणिपुर की असेंबली की 60 सीटों में से 40 सीटें जो है वो मेतई कम्युनिटी के पास हैं। मणिपुर इज बर्निंग। इन तस्वीरों को देखिए, इनको देखकर लगता है कि ये किसी जंग के मैदान की हो, लेकिन ये तस्वीरें हमारे देश भारत के मणिपुर राज्य की हैं, जहां 10,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, इंटरनेट बंद है और यहां तक कि आर्मी को इसके बीच उतरना पड़ा है। देश की बॉक्सर चैंपियन मैरी कॉम ने पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की आवाज़ तक लगाई है। मुझे चाहती हूँ कि हो सकता है तो जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे। लेकिन ऐसा क्या हो गया है मणिपुर में जिसकी वजह से इतना वायलेंस हो रहा है? कल के आईपीएल मैच में क्या हुआ, कौन सी टीम जीती, ये तो सबको पता है, लेकिन ऐसी घटना जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ सकता है उसके बारे में शायद ही कम लोग जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मणिपुर वायलेंस के क्या कारण हैं और उनको जड़ से समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे। Tensions are on the rise in parts of northeast India as violence between two communal groups broke out in the state of Manipur. This is the aftermath of fighting between rival ethnic groups in the district of Chirachandpur. Here we come! We are indigenous people! We gonna fuck you up! State of Manipur, during the last around 24 hours, some incident of class vandalism and देखिए, जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसका बेसिक तो हमें पता है। मणिपुर हाई कोर्ट ने 27 मार्च 2023 यानी जस्ट 1.5 महीने पहले ही ऑर्डर दिया था कि जो वहाँ की मेतई कम्युनिटी है उसको एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में रखा जाए, जिसके बाद मणिपुर के बाकी के ट्राइब्स इस फैसले के खिलाफ हो गए। ये सब तो हमको पता है, लेकिन इसके पीछे जो असली वजह है वो हमको मणिपुर की हिस्ट्री में पता चलेगी। अगर आप मणिपुर के मैप को देखोगे तो आप देखोगे कि मणिपुर जो है नागालैंड, मिजोरम, असम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसकी कैपिटल इम्फॉल है। आपको बस मणिपुर का मैप देखकर सिर्फ 2 चीज़ों को समझना है। सबसे पहला है वैली और दूसरा है हिल। मणिपुर का 90% एरिया हिल एरिया यानी पहाड़ी इलाका है और सिर्फ 10% एरिया है जिसको वैली एरिया कहा जाता है। अगर आप देखोगे तो टोटल 22,327 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में से 2,238 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जो वैली में आता है, यानी टोटल एरिया का सिर्फ 10%। और मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का 57.2% इसी एरिया में रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट मेतई कम्युनिटी है, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में भी की थी। और जो बाकी का हिल एरिया है उसमें 52% ट्राइबल पीपल्स, नागाज और कुकीज़ रहते हैं। जब प्री पार्टीशन हुआ था तब बांग्लादेश से कुछ लोग माइग्रेट करके मणिपुर आए थे, इसलिए मणिपुर में 8% मुस्लिम लोग भी हैं। अगर आप मणिपुर के इस ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपको काफ़ी सारे लोग देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो थी मणिपुर की ज्योग्राफी। तो इसमें क्या इशू है? यहाँ पर इशू है जो मेतई कम्युनिटी के लोग हैं वो वैष्णवी हिंदू हैं और उनको काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। मतलब जो मेतई लोग हैं वो वैली एरिया में रहते हैं और वह अगर हिल एरिया में जाकर सेटल होना चाहते हैं तो उनको ये करने का हक नहीं है। इस तरह के काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन है मेतई कम्युनिटी पर। ये सब होता है एक एक्ट के तहत जिसको कहा जाता है लैंड रिफॉर्म एक्ट। इस एक्ट के तहत जो मेतई लोग हैं वो हिल डिस्ट्रिक्ट में जाकर सेटल नहीं हो सकते क्योंकि वो ट्राइब नहीं है। और हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मणिपुर हाई कोर्ट ने मेतईस को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में रखने का ऑर्डर दिया था। आई होप आपको अब थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। अब आते हैं 42% नागाज एंड कुकीज़ जो कि क्रिश्चियंस हैं और जो हिल एरिया में रहते हैं, उनके पास ये राइट है कि वो हिल एरिया से वैलीज एरिया में आकर रह सकते हैं। दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द वायलेंस। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इतने सारे क्रिश्चियंस मणिपुर में कैसे आए और वो भी ट्राइब्स। तो इसको भी समझ लेते हैं। सन 1801 से पहले यानी अंग्रेजी शासन से भी पहले मणिपुर जो है एक प्रिंसियस स्टेट था, यानी जहाँ पर कोई प्रिंस राज करता हो। इसके बाद यहाँ पर अंग्रेजों का शासन हुआ। उन्होंने कहा कि हम आपके इंटरनल मामलों में कोई दखल नहीं देंगे, बस हम आपके एक्सटर्नल मामले यानी कि आर्मी और पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। ब्रिटिशर्स जो है वो मणिपुर के ट्राइबल पीपल्स को धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते गए। मणिपुर की असेंबली की 60 सीटों में से 40 सीटें जो है वो मेतई कम्युनिटी के पास हैं।
अब अगर देखा जाए तो 57% मेतईज हैं मणिपुर में, और जहां पर जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उसको पॉलिटिकल एडवांटेजेस और भी ज़्यादा होते हैं। बस इसी को लेकर नागाज और कुकीज़ कहते हैं कि इनको क्या ज़रूरत है और ज़्यादा पॉलिटिकल एडवांटेजेस की, इनके पास तो पहले ही काफ़ी सारी पॉलिटिकल एडवांटेजेस हैं। और वो इसका विरोध कर रहे हैं कि मेतईज को जो है वो एसटी की लिस्ट में ना डाला जाए, इसीलिए वहाँ पर इतने सारा वायलेंस हो रहा है। और यही सबसे मेन कारण है मणिपुर की वायलेंस का। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम सबको ये पता तो चल गया है कि मणिपुर की वायलेंस के पीछे क्या कारण है, लेकिन इसको रोका कैसे जाए। इसको रोकने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं। सबसे पहला, सरकार जो है वो नागाज और कुकीज़ को भी थोड़ा पॉलिटिकल एडवांटेज दे दे, और दूसरा जो है वो मणिपुर में थोड़ा जागरूकता फैलाए, उनको मोटिवेट करे अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, तब जाकर थोड़ा जो वायलेंस है वो कम हो सकता है। ऐसा ही एक सोशल इशू सामने आया है द केरला स्टोरी मूवी के रूप में। अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जरूर चेक करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ग्रो कर सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।